It will have 80 marks rewarded और over a course of 25 questions आपको 80 marks reward किए जाएंगे. There won't be like calculator allowed. Majorly 25 questions ही आ रहे हैं पिछले 3 सालों से, like all the way from 2020 May June until this October November 2022. तो इसमें आपका जो ग्रेड थ्रेशोल्ड रहता है that is all the way from 58 for A to 16 for passing marks. Like अगर आपको पास करना है तो आपको 16 marks अटेन करने होंगे, and if you excel towards an A तो आपको कम से कम 58 marks स्कोर करना है. Now coming to the main topics of this paper, जो कि आज इंशाल्लाह हमने सेशन में डिस्कस करने हैं. The first one is algebra. It is the most important one. आपको at least 8 to 9 marks reward करके जाएगा algebra. Then coming towards the later topics, तो हमारे पास आ जाता है indices, standard form, फिर numbers, everyday maths, stats, loci, number pattern, और बिल्कुल आखिर में आपको मिलेगा matrices and functions. तो सबसे इम्पोर्टेंट अलजेब्रा है, 8 to 9 मार्क्स रिवॉर्ड करवाएगा, और सबसे कम जो लाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं इन 7 चैप्टर्स में से वो हैं मैट्रिसेस और फंक्शंस के साथ. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइक पेपर शेयर ऑफ मैट्रिसेस एंड फंक्शंस, तो ये आपको एट अ मैक्स ऑफ 3 to 4 मार्क्स रिवॉर्ड करके जाएगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बॉटम. तो जो सबसे नीचे हमारे पास लिस्ट में टॉपिक है वो है मैट्रिसेस और फंक्शंस. आज हमने यहीं से स्टार्ट करना है एंड देन वील ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स द लेटर टॉपिक्स. तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस और फंक्शन से. सबसे पहली चीज जो आपने यहाँ पर समझनी है वो ये कि जब भी कभी आप मैट्रिसेस और फंक्शंस की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा जो कि रिलेट करता है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस की एडिशन साथ में इनवर्स निकालने से. बाय द वे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर मेंसुरेशन. तो मेंसुरेशन जो है वो पेपर 2 में इतना कॉमन नहीं है, आपको इतना ऑफनली नजर नहीं आएगा. पिछले 3 सालों में सिर्फ 2021 में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा मैट्रिसेस का, और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने लगे वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका सम अप करके आपको एट अ मैक्स ऑफ 40-45 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे. तो अगर आपने ये 8 चैप्टर्स जो कि यहाँ पर लिस्ट डाउन है ये कवर कर लिए आज की क्लास में, तो आई एम प्रीटी होपफुल कि आप ए स्कोर करने तक के केपेबल हो जाएंगे. नाउ स्टार्टिंग अप विद मैट्रिसेस एंड फंक्शंस. तो मैट्रिक्स जो है आपके पास वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा. अब इसको लाइक डिनोट करने के या इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड्स हैं. लाइक ये हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि मैट्रिसेस में हमें ऑर्डर का आइडिया होना जरूरी है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो यहाँ पर हमारे पास हैं 2 रोज और हैं हमारे पास 2 कॉलम्स. Like the vertical ones are your columns while the horizontal ones are your rows. जब रोज का और कॉलम्स का आइडिया आपको हो गया है तो अब आपको ये पता होगा कि हमारे पास ऑर्डर लिखने का तरीका है रो इनटू कॉलम, which is a 2x2 matrix over here. Now moving forward, we need to understand कि हम इस ऑर्डर थिंग को यूज कैसे करेंगे. So starting up, हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर which is saying that we need to figure out A times B. तो A times B का मतलब है कि मैंने मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है. सबसे पहली चीज जो यहाँ पर याद रखनी होगी वो ये कि जब भी कभी आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू राइट डाउन देयर ऑर्डर एंड चेक वेदर दे आर केपेबल ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड और नॉट. तो सबसे पहले आपने ऑर्डर लिखना है. ऑर्डर ऑफ A कितना है मेरे पास 2/2, जबकि ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास है 2 रोज और 1 कॉलम. सो वी आर गोइंग टू राइट इट एज 2/1. नाउ इफ यू कंपेयर तो हमारे पास सेंटर में नंबर सेम है विच प्रूव्स कि हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको एक ट्रिक देने लगा हूँ मल्टीप्लिकेशन की. वही ट्रिक आप यूज कीजिएगा, आपको बहुत फीजिबली मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल जाएगा. Now writing the matrices first of all side by side, तो हमारे पास था 2 5 3 -1 और साथ में b हमारे पास है 8 7. Now coming to the multiplication, तो मल्टीप्लिकेशन में टीचर जो है वो थोड़ा सा एक
डिफिकल्ट, एक थोड़ा सा हार्श मेथड पढ़ाते हैं जिसको याद रखना भी थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हमने यहाँ पर एक दूसरा मेथड यूज करना है, वो मेथड आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू काउंट द कॉलम्स ओवर हियर। यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पर जो मैट्रिक्स है उसमें कितने कॉलम्स हैं? वी हैव अ सिंगल कॉलम, सो आई एम गोइंग टू कॉपी द फर्स्ट मैट्रिक्स एट द सेम काउंट। जितने कॉलम्स है उतनी ही बार मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स को यहाँ पर कॉपी करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2 5 3 -1, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और अब आपने यहाँ से फर्स्ट टर्म पिक करनी है विच इज 8। सो माय फर्स्ट टर्म इज 8 इन द लेटर मैट्रिक्स। मैंने उसको यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई, साथ में द सेकंड टर्म ओवर हियर इज 7, तो 7 को मैं लेकर आ जाऊंगा दूसरी तरफ, राइट ओवर हियर। सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द लेटर वैल्यूज बाय 7। बीच में प्लस लगाना नहीं भूलिएगा, एंड दैट वुड रिवॉर्ड यू द फुल मार्क वंस यू लाइक कंप्लीटली सॉल्व इट। तो अब इसको जरा सॉल्व करके भी देख लेते हैं। वी आर गोइंग टू एंड अप एट 2 times 8 is 16, then plus 3 times 7 is 21। साथ में आपके पास आ रहा है 5 times 8 which is 40, and then -7 over here। आप इसको करेंगे simplify and you'll be rewarded with full marks। Generally ये आपके पास 1 से 2 मार्क्स का आता है। एग्जामिनर जो हैं वो आपको फाइनल आंसर के ऊपर 1 मार्क रिवॉर्ड करते हैं और 1 मार्क आपकी वर्किंग पे। Now coming to the other side, हमारे पास एक और क्वेश्चन है regarding matrices, and this one is saying that I need to solve 2a plus 3c। तो 2a plus 3c को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले a को लिखना है 2 के साथ, then you have 3 to be written with c। अभी आ गया है मेरे पास 1960। Now I am going to simplify this, and to simplify this particular type of question मैंने सिर्फ क्या करना है, I need to multiply the outer number with each and every single value। तो हर एक वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, and you'll have 4 10 6 -2, and then on the other side we are going to have 3 being multiplied with each and every single term। तो हमारे पास बन जाएगा 3 27 18 and 0। Now I am going to add them up, और एडिशन के लिए हमने सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को एक दूसरे के साथ ऐड करना होता है। सो वी आर गोइंग टू एंड अप एट 4 + 3 which would be 7, then 6 and 18 which is 24, 10 and 27 देगा आपको 37, और यहाँ पर आ जाएगा -2। Now that is your final working for this particular question। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली 1 मार्क के लिए मिलते हैं, और एग्जामिनर आपको फाइनल आंसर के ऊपर ही 1 मार्क रिवॉर्ड करेंगे। नाउ कमिंग टू दी पास्ट पेपर क्वेश्चन, सो दिस वन इज फ्रॉम 2021 एज यू पीपल कैन सी। तो ये 2021 का एक क्वेश्चन था जहां पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है m और दूसरा मैट्रिक्स गिवन है n। नाउ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद both of these matrices over here। आपने इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। सो फॉर मल्टीप्लीकेशन आपका रूल स्ट्रेट है, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑर्डर। सो आई एम गोइंग टू राइट द ऑर्डर ऑफ m, और फिर साथ में n का ऑर्डर लिखना है विच इज 2/1। नाउ सिंस द मिडिल टर्म इज सेम, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का लॉजिक ये है कि आप मैट्रिक्स को लिखेंगे विच इज 40 30 20 and 35 being multiplied with 2.5 and 2। Now you need to count the column over here। आपके पास एक कॉलम है, तो आप राइट मैट्रिक्स के कॉलम काउंट करके लेफ्ट मैट्रिक्स को एक बार कॉपी करेंगे, and you are going to end up onto something like this 40 30 20 and 35। आपका पहला नंबर यहाँ से उठकर आएगा as 2.5। इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, and then you are going to have your later number which is 2, and you are going to multiply it over here। Now with that being said, आपने इसको करना है मल्टीप्लाई, बीच में प्लस लगाना है, and with that same method आप इसको ऐड करते जाओगे and you will end up on your final answer। Now coming to the next question which is from summer 2020।
यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A and we need to solve it for 2A minus some particular bracket over here. तो मैंने क्या करना है, मैंने A की जगह पर A का मैट्रिक्स लिखना है which would be 2 -3 0 -1, साथ में हम करेंगे माइनस, दैट वुड बी -5 0 4 एंड 3. इसको सिंप्लीफाई करना काफी इजी है and you just need to get it solved and that would be your final answer. Now coming to the later part of this particular section जिसमें कि अब हमारे पास फंक्शंस शुरू हो रहे हैं और फंक्शंस में हमें एक क्वेश्चन गिवन है एज 4x स्क्वायर -7 और मुझे फाइंड करना है f of 2. Now if you see over here we need to actually replace x by 2 और जब हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से तो इक्वेशन में भी आपके पास जहां पर भी x लिखा हुआ है उसको आपने रिप्लेस करना है 2 से एंड दैट वुड बी योर फाइनल वर्किंग. तो आपके पास बनेगा 4 times 4 -7 and that would reward you 16 - 7 which would be 9. तो f of 2 आपके पास आ गया है 9. That would be your final answer. अब इनवर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. वी आर गोइंग टू गो थ्रू द टेक्निक टू गेट आउट ऑफ इनवर्स इन अ सिंगल स्टेप. एक स्टेप में अगर इनवर्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे ये जरा समझते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट. इनवर्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट. जब भी कभी इनवर्स फाइंड करना है आप हर चीज को पकड़ेंगे और ऑपोजिट कर देंगे. तो आपने x को पहले लिखना है एज इट इज and now you need to see what is happening with x in the function. फंक्शन में x के साथ क्या क्या हो रहा है वो सब आपने ऑपोजिट करना है in the inverse. तो अब इनवर्स करने के लिए आप देखो x के साथ 7 हो रहा है माइनस, आप इसको कर देंगे प्लस, then you're having 4 being multiplied over here, आप ऑपोजिट करेंगे it would be divided. साथ में आपके पास x के ऊपर पावर लगी है स्क्वायर की, आपने ऑपोजिट करना है दैट वुड बी स्क्वायर रूट. तो एक स्टेप में आपके पास इनवर्स का फंक्शन आ जाएगा. आपने ज्यादा वर्किंग नहीं करनी है बिकॉज वी नीड टू सेव ऑन टाइम एंड वी नीड टू सेव ऑन स्टेप्स एज वेल. जितने स्टेप्स कम करेंगे उतने ही चांसेस ऑफ एरर भी कम रहेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ पास्ट पेपर क्वेश्चन ओवर हियर व्हिच इज फ्रॉम समर 2020 अगेन. और यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक फंक्शन है f of x 4 times 3 minus x. साथ ही साथ मुझे दिया गया है एक और फंक्शन for g of x. Now in the first part they are saying that I need to figure out the value of f inverse. तो अगर हम फंक्शन को लिखें that is 4 times 3 minus x, तो आपने क्या करना है, you first of all need to take the opposite of everything. आपने हर चीज का करना है ऑपोजिट और ऑपोजिट करते हुए आपने ये मेक श्योर करना है कि वैल्यूज जो हैं वो अपने साइन के साथ रिवर्ट होंगी. लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू मेक इनवर्स, सबसे पहले मैंने लिखना है x. नाउ इफ दिस 3 इज बीइंग एडेड अप ओवर हियर, लाइक ये पॉजिटिव 3 है, दूसरे साइड पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस 4 वाज बीइंग मल्टीप्लाइड, इसको ऑपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड. And that would reward you 1 full mark for your understanding of this question and then the second mark for your answer. Like आपने अगर हर एक वैल्यू का ऑपोजिट बना दिया तो आपको दोनों मार्क्स रिवॉर्ड हो जाएंगे. और अगर आप सिर्फ एक वैल्यू को लाइक 4 को अगर आपने जैसे डिनोमिनेटर में लिखा है सिर्फ, तो आपको 1 मार्क रिवॉर्ड होगा. और अगर आप सब कुछ करेक्टली करेंगे so you would be rewarded 2 full marks over here. Now coming to the later part, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है दैट वी नीड टू फाइंड x वेयर g of x इज इक्वल्स टू 6. तो g of x हमारे पास 6 गिवन है. वी हैव द फंक्शन ऑफ g एज 5 3x minus 2 whole over x. Now we need to solve it out. और इसको सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा कि आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपके पास 6 है. I'll put 6 on the right side. Now you are going to make it in the form के आप पूरा सॉल्व करेंगे और इसके लिए x की वैल्यू फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. So I'm going to do it over here. So first of all it's 3x minus 2
over x is equals to 6. x को हम भेजेंगे दूसरे साइड पर and it would become 6x. Now I'm going to open up this bracket over here. इस ब्रैकेट को आपने करना है open, 15x minus 10 आ जाएगा and that would be 6x. Now this 10 and 6 are going to change their places. ये दोनों ही अपनी places को change करेंगे and we'll end up getting 15x minus 6x is equals to positive 10. Now this is 9x is equals to 10 और finally आपके पास आंसर बनेगा as x is equals to 10 over 9. Now I hope this is perfectly clear to all of you. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इस सेक्शन में तो पूछ लें, otherwise we'll be like moving on to the next session of number patterns. Okay, so we are now moving on to the next session which is number patterns. और नंबर पैटर्न्स में हमारे पास सीक्वेंस टाइप्स होती हैं कुछ, और सीक्वेंस जो आपकी टाइप्स हैं उनके लिए कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने यूज करनी है. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, जहाँ पर हमारे पास इक्वल डिफरेंस है. इक्वल डिफरेंस वाली लाइक आपकी सीक्वेंसेस में कुछ एक सर्टेन टर्म रिपीट हो रही होगी. लाइक ओवर हियर आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 था, देन वी हैव 8, then 13 and then 18. तो आप देख सकते हैं that each one of them is having an increment of 5. Like हर एक value 5 से increase होती जा रही है. So what we are going to do is we are going to make up the formula for this particular sequence. Formula बनाने की logic ये है that you need to pick up the difference. जो भी आपका difference है वो आपने pick करना है और उसको multiply करवाना है n के साथ. और over here n is actually the position number. Like अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं on the sequence and I ask you about the position of this number, तो आप कहेंगे ये first position पे है. In the same way if we jump onto 18, तो आप ये कहेंगे कि ये fourth number है इस sequence में. तो n क्या represent कर रहा है? n किसी भी particular number की position को represent कर रहा है. Like over here we have 13 which is at position number 3. तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले डिफरेंस फिगर आउट करोगे और उसको मल्टीप्लाई करवाओगे n के साथ. नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस फार्मूला, और इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने n की कुछ एक सर्टेन नंबर वैल्यू पिक करनी है. लाइक मैं n को 2 कंसीडर कर लेता हूँ, तो 5 times 2 अगर मैं करूंगा दैट इज गोइंग टू गिव मी 10. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास जब n 2 था तो आंसर बन रहा है 8. फ्रॉम द सीक्वेंस 8 इज द वैल्यू ऑन n ऑफ 2. तो अब सेकंड टर्म तो 8 आ रही है लेकिन मेरे पास आंसर बन रहा है 10. तो मैंने क्या करना है, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 आउट ऑफ हियर. तो मैंने 2 को यहाँ से फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा एंड आई विल डू द एग्जैक्ट सेम थिंग over here as well. So the final formula is going to be 5n minus 2. जब भी कभी आप इक्वल डिफरेंस की टर्म्स के अंदर होंगे तो आपने इसी लॉजिक को यूज करते हुए अपना फॉर्मूला जनरेट करना है. आई विल रिपीट इट अगेन. आपने जब भी इक्वल डिफरेंस वाले सीक्वेंसेस देखने हैं तो क्या मेथड यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पिक अप द डिफरेंस. हमारे पास डिफरेंस कितना है, वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 5. तो हर एक नंबर के बीच में 5 का गैप है. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 विद n. नाउ इफ वी टेक n as 2, तो सेकंड टर्म हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. फॉर्मूला के हिसाब से अभी तक वैल्यू आ रही है 10, लेकिन सीक्वेंस में हमारी वैल्यू है 8. सो इट इज गोइंग टू बी 5n minus 2. माइनस 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आ रहा था 10 लेकिन हमें रिक्वायर्ड है 8. So that would be 5n minus 2. एक चीज और समझनी होगी आप लोगों को, और वो है टर्म अहेड और टर्म बिहाइंड की लॉजिक, जो कि अभी पास पेपर के क्वेश्चन में भी रिपीट होने वाली है. सो टर्म अहेड वुड ऑलवेज बी n plus 1. लाइक अगर मैं एक टर्म आगे जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, n plus 1. In the same way, if I am jumping 2 terms ahead, I would be using n plus 2. तो ये लॉजिक आपने जहन में रखनी है. इसी तरीके से बिल्कुल कॉन्ट्रेरी लॉजिक है टर्म्स बिहाइंड की.
Like if I am moving 2 terms behind, I would be having n minus 2. और अगर मैं एक टर्म पीछे जा रहा हूं तो I'll be using n minus 1. Now moving forward, we have the perfect square sequence. यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर्स आ रहे हैं सारी टर्म्स के, और आप देख सकते हो कि ये स्क्वायर्स जो हैं 2 से स्टार्ट हुए हैं. The first number is 2 square, then we had 3 square, 4 square, 5 square and so on. तो आपसे पूछा जा रहा है that you need to figure out the nth term. Equation figure out करनी है आपने यहाँ पर. So for the equation you need to pick up the concept of n first of all. यहाँ पर n मेरे पास है 1, but I am getting a square of 2. तो मैंने 2 का स्क्वायर किया है, which means that I am not doing the square of n. मैं एक टर्म आगे स्क्वायर कर रहा हूँ. I am squaring one term ahead. तो one term ahead का लॉजिक मैंने आपको बताया था that it would be n plus 1. So for this particular sequence, it would be n plus 1 squared. In the same way, if I take up another example, and let's say I'm making a square of 3 over here first place per, then we have a square of 4, square of 5 and so on. Now I need to pick up the formula for this particular sequence. तो sequence का formula बनाने का तरीका ये रहेगा that over here I am having n as 1. ये मेरी first value है, but I am doing a square of 3. तो मैं कितना आगे चला गया हूँ? I have jumped 2 values ahead. तो 2 values ahead का मतलब क्या होगा? That I am doing n plus 2 square. 2 terms आगे jump कर गए हम. Now for a particular past paper question over here, we have a sequence as a fraction. तो हमारे पास fraction में sequence है. इस sequence के लिए आपका एक formula बनेगा numerator पे और एक formula बनेगा denominator पे. Now coming to the numerator first of all, हमारे पास यहाँ पर एक difference आ रहा है which is a difference of 5. Now we have a difference of 5 over here, और मुझे ये पता है कि 5 के difference के साथ मैंने sequence कैसे generate करनी है. I'll first of all write 5n over here, और n की जगह अगर मैं 1 consider करता हूँ that would give me 5 times 1. लेकिन आपको नजर आ रहा होगा that at the very first position we have a number 12. 5 तो नहीं है मेरे पास, I am instead having 12. तो मैंने क्या करना है, मैंने इस पर्टिकुलर नंबर के साथ कुछ ऐसी एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस करनी है that it end up onto 12. तो हम करेंगे इसमें +7 और फिर फॉर्मूला के साथ भी हम लिखेंगे यहाँ पर +7. So the numerator ends up with a formula of 5n plus 7. Denominator काफी इजी है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा that we have a square of 4, then we have a square of 5. तो जब n हमारे पास 1 है, हम स्क्वायर किसका कर रहे हैं? We are doing a square of 4. 4 का स्क्वायर कर रहे हैं आप. इसका मतलब क्या हुआ? That we are jumping 3 terms ahead. हम 3 वैल्यूज आगे जाकर स्क्वायर कर रहे हैं. So if n is 1, I'm doing a square of 4. If n is 5, I'm doing a square of 8. तो ये लॉजिक आपने याद रखनी है. अब क्योंकि मैं 3 टर्म्स आगे जंप कर रहा हूँ, so I would do n plus 3 and square. तो n plus 3 और फिर साथ में स्क्वायर हो रहा है, and that would be your final answer for this particular sequence. अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा एग्जामिनर रिपोर्ट का भी आइडिया होना जरूरी है. That we have a question of 4 marks over here. The first mark is going to be rewarded on this logic. आप 5n लेकर आ रहे हैं तो आपको first mark reward होगा, and then you are adding up 7 over here. That would be your second mark. Now moving forward, we have this particular sequence over here जिस पर हमें 2 marks already reward हो चुके हैं, and the second sequence was at the denominator. तो यहाँ पर आपने जब n plus 3 किया है तो आपको first mark reward होगा, and on the squaring you would be rewarded the second mark. तो इस तरीके से आपके 2 marks यहाँ पर होंगे और 2 marks denominator पे. Now moving forward on to another question which is from 2019.
और एग्जामिनर्स रिपोर्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन में काफी सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट पार्ट में बहुत आसानी से मार्क्स अटेन कर लिए थे, बट इन द लेटर पार्ट मैनी स्टूडेंट्स प्लंग। तो जरा ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सो स्टार्टिंग अप वी हैव द वेरी फर्स्ट थिंग ओवर हियर व्हिच इज अ टेबल। तो ऊपर कुछ पैटर्न्स बने हुए नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, और उन पैटर्न्स के लिए हमारे पास नीचे एक टेबल है। सो द टेबल इज टू बी कंप्लीटेड। नाउ आई एम नॉट गोइंग ऑन टू द पैटर्न्स इन द फर्स्ट प्लेस। मैं डायरेक्टली टेबल से ही वैल्यूज को पिक करके अपना रिमेनिंग टेबल कंप्लीट करूंगा। सो इफ यू सी ओवर हियर वी हैव अ डिफरेंस ऑफ 3। फर्स्ट नंबर इज 3, देन द नेक्स्ट वन इज 6। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है दैट वी नीड टू बी क्लियर विद द थिंग कि यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस हो रहा है या फिर 3 का टेबल चल रहा है। वी नीड टू सी दैट एज वेल। तो आप क्या कर सकते हो, आप दोनों ही तरीकों से अपना आंसर निकाल सकते हो एंड बोथ ऑफ देम वुड रिवॉर्ड यू द एग्जैक्ट सेम आंसर। लाइक अगर आप एक 3 का टेबल लिखें या आप 3 ऐड करते जाएं, दोनों में ही आपका आंसर सेम आना है, कोई डिफरेंस नहीं है। So the first term is 3, the second one is 6, then we are going to have 9, next term हो जाएगी 12, and then we are going to have 15 as the final term. तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है कंप्लीट फॉर द टेबल। और ये क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फर्स्ट पार्ट पे मिलेगा फर्स्ट मार्क राइट ओवर हियर। द सेकंड पार्ट वुड रिवॉर्ड यू द सेकंड मार्क। यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 5 का है, so we are going to consecutively add 5 over here. So this is going to be 12, 17 and then 22. यहाँ पर आपको second mark reward होगा and that would be your final mark. Now coming to the next part, हमें कहा जा रहा है that we need to figure out an expression in terms of n for the lines. Lines के लिए मुझे figure out करना है एक formula. तो फॉर्मूला जनरेट करने की लॉजिक क्या है, वी आर हैविंग एन इक्वल डिफरेंस, एक इक्वल डिफरेंस चल रहा है। सो वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस मल्टीप्लाइड विद n। अब n की जगह पर आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, लाइक आई एम हैविंग 3 इन प्लेस ऑफ n। तो मैंने अगर 5 टाइम्स 3 किया है दैट इज 15, लेकिन थर्ड वैल्यू हमारे पास आ रही है 12। सो आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट 3 ओवर हियर ताकि मैं 15 को कहाँ ले जा सकूं, 12 तक ले जा सकूं। So I'm going to write 15 minus 3 and I'll do the same with the formula as well. So that would be 5n minus 3 for the formula of number of lines. Now moving to the next part. Now this one was a bit more tricky for most of the students. As per the examiner report, ज़्यादातर students ये part complete नहीं कर पाए. Now they are saying that Anwar makes a pattern out of 92 lines. 92 लाइन से इन्होंने एक पैटर्न कंप्लीट किया है। वी नीड टू फिगर आउट कि इसमें डॉट्स कितने कंज्यूम होंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज अ रेशो मेथड ओवर हियर। इसको हम एक लॉन्गर मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर रेशो मेथड यूज करेंगे। अब रेशो मेथड कैसे यूज होगा, इफ यू आर हैविंग 12 लाइन्स यू नीड टू यूज 9 डॉट्स। 12 लाइन्स के लिए मैं कितने डॉट्स यूज कर रहा हूँ, 9 dots. And now what I'm going to do is I'm going to put that into a like ratio and then I'm going to bring the later data. तो नीचे हमें बताया जा रहा है that we are using 92 lines. तो 92 lines के लिए हम कितने dots यूज करेंगे, ये हमने रखना है x की पोजीशन पे। we just need to cross multiply and that would reward us the final answer. So I'm going to do it by 9 times 12, sorry, 9 times 92 and 12 times x. आपने 12 को भेजना है फिर दूसरे साइड पर, that would be divided और फिर आपको मिल जाएगा अपना final answer. So that would be 9 times 92 divided by 12 is equals to x. You can like simplify this और इसको simplify करके आपको मिलेगा अपना final answer. Now moving forward on to the next section which is loci and construction. ये बहुत important है, पिछले 3 सालों में loci and construction at least 6 to 7 marks का आ रहा है
और एग्जामिनर भाई खूब दिल खोल के लुसाइन कंस्ट्रक्शन के ऊपर मार्क्स रिवॉर्ड कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लुसाइन कंस्ट्रक्शन, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जब भी कभी मैं लुसाइन कंस्ट्रक्शन की बात करूंगा तो मेरे पास कुछ सर्टेन लोकस होते हैं जो कि मुझे ड्रॉ करने होंगे और उन्हीं लोकस से रेलेवेंट क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे आपको। सो स्टार्टिंग अप द फर्स्ट थिंग वुड बी अ सर्कल, और ये उस वक्त बनाया जाता है जब आप किसी एक पॉइंट के साथ डील कर रहे हैं। लाइक आई एम ट्राइंग टू मेक अ लोकस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। तो अब यहाँ पर सिर्फ ए पॉइंट की बात हुई है विच इज अ सिंगल पॉइंट, सो आई एम गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल। अब सर्कल बनाने का तरीका ये है कि आपने अपने कंपास को ओपन करना है बाय 2 सेंटीमीटर। कंपास को 2 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, पॉइंट ए पर आपने रखना है अपने कंपास को राइट ओवर हियर, और जब यहाँ पर आप कंपास को रखेंगे तो आपने बनाना है एक 2 सेंटीमीटर का सर्कल जस्ट लाइक दिस, और ये सर्कल आपको रिवॉर्ड करेगा 1 मार्क। जनरली एक एक मार्क का पार्ट आता है आपके पास लुसाइन कंस्ट्रक्शन में, और हर पार्ट प्रीवियस पार्ट से जनरली इंटरकनेक्टेड होगा। सो विद दैट बीइंग अंडरस्टूड, हम जा रहे हैं सेकंड टाइप के लोकस पर, जहां पे हमें बनाना पड़ सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने की लॉजिक ये है दैट व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद 2 पॉइंट्स, तो उस केस में हम बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइक ओवर हियर दे आर सेइंग दैट वी नीड टू ड्रॉ लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, वी हैव पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, so I'm going to pick up these 2 points and complete a perpendicular bisector। अब ये बनेगा कैसे? The first thing is कि आपने perpendicular bisector बनाने के लिए कंपास को more than half open करना है from the line। like A और B की एक line given है मुझे, I need to open up the compass more than half of this line। like हमारे पास इस line की length है 8 सेंटीमीटर, so I'm going to open the compass more than half which is 4। तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा आपने कंपास को ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पुट द कंपास ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आप रखेंगे अपने कंपास को और आर्क लगाएंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लाइक दिस। सो यू आर गोइंग टू हैव एन आर्क फ्रॉम ए ऑन द टॉप साइड ऑफ दिस लाइन एंड द बॉटम साइड। अब यही सेम प्रोसेस आपने करना है पॉइंट बी के साथ। सो यू आर गोइंग टू पुट द कंपास ऑन पॉइंट बी, और फिर यहाँ से आपने निकालना है एक आर्क अपवर्ड्स और एक आर्क डाउनवर्ड्स। सो वी आर गोइंग टू हैव 2 आर्क्स completed on the top and at the bottom। I'm going to connect them with a scale, और स्केल से मैंने इन दोनों को करना है कनेक्ट like this। So this would be a dotted line। I personally recommend कि आप यहाँ पर एक dotted line यूज करें, because as per the examiner, हमारे एग्जामिनर भाई ये चाहते हैं कि आपकी जो एक्चुअल लाइन है वो आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से थोड़ी सी डिफरेंशिएट करे इन टर्म्स ऑफ इट्स लुक्स। तो आपकी जो डार्क लाइन है वो एक नॉर्मल लाइन होगी विच वाज ऑलरेडी गिवन, और आप जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे दैट वुड बी अ डॉटेड लाइन। नाउ कमिंग टू द थर्ड and actually the last type of locus which is angle bisector। अब angle bisector का सीन ये है कि यहाँ पर हमें बनाने होते हैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स का सीन ये होगा that you would actually be having 2 lines over here। like ये हमें कह रहे हैं that we need to draw locus of points equidistant from 2 distinct lines। अब हमारे पास एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है B to C। So we are having a common point over here which is a point B। तो मैंने कंपास को उठाना है, I'll put it on point B, और फिर यहाँ से हम बनाएंगे एक एंगल वाला आर्क like this। जब आप ये आर्क बनाकर कंप्लीट करेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपकी लाइन एक यहाँ पर कट हो रही है and the other line is getting cut over here। So these are the 2 points जहाँ से आपने मजीद आर्क्स बनाने हैं। एंड नाउ अगेन यू हैव नो बाउंडिंग कि आप अपने कंपास को कितना ओपन करेंगे, यू कैन ओपन इट अप एज मच एज यू वांट। बस सीन ये है कि आपने पेपर के ऊपर ही रखना है अपने आर्क्स को,
कंपास को ज्यादा खुशी में आकर बाहर तक ओपन नहीं कर दीजिएगा। तो आपका एक बार आर्क जाएगा यहाँ से, लाइक आई पुट द कंपास ओवर हियर, मार्क एन आर्क राइट ओवर हियर, फिर हमने रखना है अपने कंपास को ओवर हियर एंड आई मार्क एन आर्क राइट हियर। तो इस तरीके से मेरा आर्क हो जाएगा कंप्लीट, और अब मैं यहाँ से बनाऊंगा अपना एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन। सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया है कंप्लीट। नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू अ पास्ट पेपर क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम समर 2021. Now this question was saying that we need to draw the locus locus 6 centimeter from S. अब मुझे कहा जा रहा है that I need to draw locus from a single point. एक पॉइंट से मुझे बनाना है, और साथ में एक कंडीशन भी गिवन है that I need to remain inside the quadrilateral. तो अब quadrilateral के अंदर रहते हुए ही मुझे सारा काम करना होगा. I'm going to put my compass over here. I need to open it up by 6 सेंटीमीटर. आपने 6 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करना है and you would complete a circle like this. लेकिन क्योंकि मेरे पास कंडीशन है that I need to remain inside the quadrilateral, so I'll erase the remaining part and I'll be left with something like this. Now moving forward, we have the next part which is saying that we need to create the locus of points equidistant from QP and QR. तो अब यहाँ पर मेरे पास दो लाइंस आ गई हैं. We have two distinct lines, and when we are dealing with two lines, we need to draw angle bisector. Angle bisector बनाएंगे और वो बनेगा common point पे, which is Q. तो हमारा common point क्या है यहाँ पर? Q हमारा common point है. So I'm going to come down to the point Q over here. Mark an angle like this. Compass आपने अपनी मर्जी से खोलना है, कोई टेंशन नहीं है. Now you have two different points जहाँ पर हमारी lines cut हो रही हैं. So I'll put the compass over here at this point, mark an arc like this, और फिर मैंने compass को रखना है यहाँ पे, और again एक arc लगाना है like this. So I'm going to end up onto something looking like this. इसको मैंने complete करना है by like drawing a straight line through, और जब मैं straight line complete कर लूँगा तो हमारा angle bisector कुछ इस तरीके से नजर आएगा. So this would be my angle bisector for this particular part. Again, the thing is कि आपने अपनी line को यहाँ से बाहर extend नहीं करना है. We are not allowed to extend the line beyond the quadrilateral. With that being said, हमारा first part हो गया है complete. अब आ गया है next part which is a bit more technical, जिसमें मुझे करनी होगी shading. So I need to shade the region which is more than 6 centimeter from S. तो S से 6 सेंटीमीटर की बाउंड्री हम पहले ही बना चुके हैं, which is right over here. अब इस बाउंड्री से मुझे 6 सेंटीमीटर beyond जाना है. I need to go beyond this line. So what I'm going to do is I'm going to shade this entire region. तो ये पूरा region मैंने first of all shade कर दिया है. Now we are hopping on to the second condition which was saying that I need to remain closer to QR than to QP. अब मेरे पास यहाँ पर बना है एक angle bisector right over here, and they are saying I need to remain closer to QR. मुझे QR से करीब रहना है. So what I'm going to do is I'm going to remain closer to QR, which is this side. तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर आपको जितनी भी शेडिंग नजर आ रही है उसको आप इरेज कर देंगे, एंड यू विल ओनली बी लेफ्ट विद द शेडिंग ऑन द राइट साइड. तो आपने इरेजर पकड़ना है और अपनी लेफ्ट साइड की सारी शेडिंग को इरेज करना है. सो आई विल जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस शेडिंग फ्रॉम हियर. And I'll be left with
something like this. This would be my final shading, और जब मैं ये shading complete कर दूंगा, I'll be rewarded 1 full mark over here. Now the thing is कि अगर आपने इस shading में एक part भी गलत किया तो आपको mark reward नहीं होने वाला. Now coming to the next question, which is from winter 2022, और इस question में हमारे पास basically एक quadrilateral given है PQRS, और मुझे कहा जा रहा है that I need to use a straight edge and compass only to construct bisector of angle PSR. तो angle PSR मुझे bisect करना है, which is the angle at S. तो S point पर जो angle बन रहा है उसको bisect करेंगे. What we are going to do is we are going to put the compass on S, और यहाँ पर हम बनाएंगे angle का bisector. So first of all we are having an arc. Then this line is cutted over here and the other one is on the other side. Compass को रखेंगे आप पहले यहाँ पर. You are going to create an arc and then you are going to put the compass over here and an arc like this. You are going to complete that up, और इसके completion के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 full marks. So the 2 marks over here are going to be rewarded first of all on the understanding. आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है इस पॉइंट से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड, उस पर आपको फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड होगा. एंड वंस यू हैव लाइक कंप्लीटली परफॉर्म्ड द एंगल बाइसेक्शन तो आपको सेकंड मार्क रिवॉर्ड होगा. नाउ द थिंग ओवर हियर इज के लुसाइन कंस्ट्रक्शन में क्योंकि हम कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, वी आर यूजिंग लाइक ज्योमेट्रिकल कंपोनेंट्स, तो हमारे पास थोड़ा सा लेवरेज रहता है. एग्जामिनर आपको थोड़ा सा लेवरेज देंगे, like if the line is going like this actually, और आप लाइन को थोड़ा सा डेविएटेड बनाते हैं, बिल्कुल माइन्यूट डेविएशन अगर उसमें है तो दोनों ही आंसर्स कंसीडर किए जाते हैं एज करेक्ट. like I am having a line over here or maybe over here, so both of these lines would be deemed as correct as well. तो एग्जामिनर आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेवरेज देते हैं. now coming forward on to the next part, which is saying that point X lies inside quadrilateral and is closer to PS than to RS. तो ये भाई साहब जो हैं PS के करीब हैं compared to RS. So we need to shade the region where X must lie. So this is the line dividing the side of PS and the side of RS. तो मुझे कहा जा रहा है that I need to remain closer to PS. तो PS वाली साइड से हम करीब रहेंगे, which would be this one. तो आपने यहाँ पर करनी है अपनी शेडिंग and that would reward you the full mark for this particular part. तो इस तरीके से आपकी शेडिंग हो गई है complete. Now the thing is कि जब भी कभी आप लोसाइन कंस्ट्रक्शन में डील कर रहे हैं, आपका प्रीवियस पार्ट नेक्स्ट पार्ट के साथ जनरली इंटरलिंक्ड होता है, which you can see over here. फर्स्ट पार्ट में आपने बनाया होगा एक एंगल बाइसेक्टर. इफ यू हैव ड्रॉन इट करेक्टली तभी आप शेडिंग कर पाएंगे सही से, वरना आपकी शेडिंग को भी रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा. सो विद दैट वी आर डन विद लोसाइन कंस्ट्रक्शन. अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पर आपको 4 to 5 मार्क्स डेफिनेटली रिवॉर्ड होते हैं हर साल पेपर 1 में. सो टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमारे पास सबसे पहले आता है मीन, मीडियन और मोड. तो मीन और मीडियन निकालना थोड़ा सा टेक्निकल है स्टूडेंट्स के लिए, मोड निकालना काफी इजी है. सबसे पहले मोड की बात करते हैं, फिर मीन और मीडियन की तरफ जाएंगे. मोड इज एक्चुअली द मोस्ट रिपीटेड नंबर. सो व्हाटएवर नंबर इज रिपीटिंग द मोस्ट वुड बी योर मोड वैल्यू. अब मोस्ट रिपीटेड टर्म को हम फिगर आउट कैसे करेंगे? It would actually be the term with highest frequency. तो वो नंबर या वो वैल्यू जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप मोड कंसीडर कर लेते हैं. फ्रीक्वेंसी वुड एक्चुअली बी द वैल्यू जो कि हैपहैज़र्डली चल रही है. Like whatever value set which is going up and down randomly would be deemed as the frequency. जबकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एक सीक्वेंस में चलती हुई आपको नजर आएंगी. सो द फैमिलीज आर एक्चुअली द फ्रीक्वेंसीज ओवर हियर एंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 10.
तो इसके अगेंस्ट में मेरी जो भी वैल्यू गिवन है दैट वुड बी माय मोड ओवर हियर. सो आई वुड से दैट द मोड इज 3. Now moving forward we need to figure out the mean and the median. अब मीन और मीडियन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, we need to create the table. और हमारा जो टेबल ऑलरेडी गिवन था इसको हम थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करते हैं. So the table was already given with some values over here. It was 0, 8, 1, 6, then we had 2, 7, 3, 10, 4, 4, 5, 3, 6, 5, and 7, 2. Now what we are going to do is we are going to complete the remaining part by creating fx and sigma f. अब fx और sigma f क्या चीज है ये जरा आपने समझना है. The first thing is fx, which would actually be the product of these two terms. तो हमारे पास है 0 and 8. आपने इसको करना है multiply, that would give you a 0. Then we have 1 and 6, which would give you 6. Then we would have 14, 30, 16, 15, 30 again, and then 14 again. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से values defined है. Now we are going to create sigma f. Sigma f is basically your cumulative frequency. और ये cumulative frequency find करने का तरीका रहेगा that whatever frequency is given to you in the first place, उसको आप लिखेंगे as it is. Then I am going to add up with the remaining frequencies step by step. तो 8 को आपने नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करना है, दैट वुड गिव यू 14. फिर 14 को आप करेंगे 7 के साथ ऐड, दैट वुड गिव यू 21. फिर आपने 10 ऐड करना है, दैट वुड गिव यू 31. देन 4 एडेड अप 35. देन 3 वुड गिव यू 38. फिर अगेन 5 हमारे पास देगा 45 और आखिर में आएगा 2 which would be 45. Now this number over here is your sigma f. जब भी हम सिग्मा एफ की बात करेंगे आपने लास्ट नंबर को ही पिक करना है. नाउ विद दैट वी हैव गॉट द सिग्मा एफ. अब मैंने सिग्मा एफ एक्स भी बनाना होता है. सिग्मा एफ एक्स बनाना रिलेटिवली इजी है. आपके पास जो भी एफ एक्स की टर्म्स आई हैं यहाँ पर, वट एवर द नंबर्स यू हैव गॉट, आपने इन सबको ऐड करते जाना है. So I am having all these numbers over here. I'll just simply add them up. So 0 with 6, then 14, 20, 50, 66, 80, 81, 111 and 125. तो आपके पास sigma fx की वैल्यू आ गई है right over here, and you have the sigma f as well, which is 45. अब मीन और मीडियन फाइंड करना आपके लिए रिलेटिवली इजी हो जाएगा. मीन इज गोइंग टू हैव इट्स फॉर्मूला व्हिच वुड बी sigma fx divided by sigma f, and that would be 125 divided by 45. और इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा as 2.9. नाउ द प्रॉब्लम इज के पेपर 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो एग्जामिनर भाई जो हैं वो आपको लेवरेज देंगे ऑन सॉल्विंग दिस आउट. आप सिंप्लीफिकेशन करके भी अपना आंसर फ्रैक्शन में लीव आउट कर सकते हैं. लाइक ओवर हियर आई विल एंड अप एट 25/9. तो ये भी आपका आंसर करेक्ट कंसीडर किया जाएगा एंड यू कुड गिव इट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. आई पर्सनली रिकमेंड कि जब भी पेपर 1 में आपको आंसर देना हो तो फ्रैक्शन में आंसर को लीव कर दें rather than going into a decimal, because it is far more difficult to get a decimal और वहां पर chances of error भी relatively ज्यादा होते हैं. Now coming to the median, तो मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है as n+1 divided by 2. अब n क्या चीज है यहाँ पर? n is actually your sigma f. Whatever sigma f you have figured out, वो आप रखेंगे n की जगह पर और फिर मीन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. So it is 45 + 1 divided by 2, which would give you 23. Now this is actually the 23rd term. आपने वापस जाना है अपने टेबल की तरफ, right over here,
और यहाँ से जज करना है कि 23 कहाँ पर मिलेगा। सो इफ वी कम ऑन टू दिस टेबल, तो यहाँ पर हमारे पास है 21, और मुझे अब क्योंकि जंप करना है 23rd टर्म पे, तो 23rd टर्म नेक्स्ट टेबल में या नेक्स्ट सेक्शन में होगी, बिकॉज द नेक्स्ट वन इज हैविंग द वैल्यूज अंटिल 31st टर्म। क्या मतलब इसका, लाइक 21 से आगे जितनी भी टर्म्स हैं वो सब यहाँ पर लाई करेंगी in this section because it is until the frequency of 31st। तो इसके अगेंस्ट में जो भी मेरे पास वैल्यू गिवन थी which was 3 actually, वो हमारा हो जाएगा मीडियन। एंड जनरली मीडियन जो है एग्जामिनर भाई थोड़ा ज्यादा रेट करते हैं, और एग्जामिनर ने आपको 2 मार्क्स एटलीस्ट देने होते हैं मीडियन के ऊपर। द फर्स्ट मार्क वुड बी फॉर द फॉर्मूला एंड दिस वर्किंग। जब आप ये फॉर्मूला और वर्किंग परफॉर्म करते हैं तो आपको फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड होता है। देन इफ यू लाइक शो अप द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पिकिंग अप द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर, तो वहां पर आपको सेकंड मार्क रिवॉर्ड होता है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम समर 2022, यहाँ पर मुझे एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन गिवन थी और साथ में मुझे दिया गया था कुछ फ्रीक्वेंसी, लाइक ओवर हियर वी हैव एप्पल्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 8, और यहाँ पर की गिवन है कि एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यू ऑफ 4 को। सो इफ यू सी ओवर हियर वी हैव बनानास विद 3 सर्कल्स, सो दैट इज गोइंग टू बी 4 times 3 which would be a frequency of 12। तो आपने बनाना को देनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ 12। अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल है हमारे पास 8, सो आई विल मेक 2 रिंग्स ओवर हियर। तो आपने जब टेबल और पिक्टोग्राम कंप्लीट कर लिया होगा तो आपको 3 मार्क्स रिवॉर्ड होंगे। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो मेलन है उसमें एक कंप्लीट सर्कल है और एक सर्कल में 3 क्वार्टर्स हैं, लाइक ईच क्वार्टर इज अ वैल्यू ऑफ 1, क्योंकि हमारी टोटल वैल्यू है 4, तो 3 क्वार्टर्स पे कितना बनेगा, इट वुड बी अ वैल्यू ऑफ 3। सो द टोटल रिप्रेजेंटेशन ओवर हियर इज 7। नाउ कमिंग टू द टेबल अगेन, हमारे पास ऑरेंज गिवन है विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 5, तो मैंने बनाना है एक कंप्लीट रिंग और एक क्वार्टर लाइक दिस। तो आपको मिलेगा यहाँ पर थर्ड और फाइनल मार्क। आपको जो 2 मार्क्स मिलने हैं वो पिक्टोग्राम के ऊपर है और 1 मार्क आपको मिलेगा टेबल पर एज पर द मार्किंग स्कीम। यहाँ पे था आपका 1 मार्क इफ यू डिड बोथ ऑफ दीज वैल्यूज करेक्टली, और यहाँ पर आपको मिलना था आपका सेकंड और थर्ड मार्क इफ यू डिड द कॉन्सेप्ट करेक्टली फॉर द पिक्टोग्राम। तो यहाँ पर हमारा पिक्टोग्राम का एक क्वेश्चन हो गया है। नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू 2019 समर, और ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन रिलेट कर रहा है विद द लाइन ऑफ बेस्ट फिट कॉन्सेप्ट। लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या चीज होती है? इट इज बेसिकली अ लाइन दैट कुड कनेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपने रखना है स्केल, आपकी पेंसिल होनी चाहिए बिल्कुल शार्प, आपने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करनी है। So what I'm going to do is I'm going to mark a line, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 पॉइंट्स कवर हुए हैं। Now we are going to keep on trying on different things। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है विद another line, तो जरा इसको भी ट्राई करते हैं विद something like this। So this line over here is nearly completing 5 distinct points। So यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 5 points कवर हो रहे हैं, which means that this is a better option। तो हमें वो लाइन कंसीडर करनी होती है जिसमें हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होंगे, और अगर कुछ ऐसी लाइंस आ रही हैं जहां पर दोनों ही लाइंस में सेम काउंट है पॉइंट का, तो फिर हम उस लाइन को प्रेफर करते हैं जो ऊपर और नीचे सेम पॉइंट का काउंट रखे। लाइक इफ यू काउंट द पॉइंट्स बिलो, there are 2, 3, 5 and 6। We have 6 points at the bottom and we don't have any point at the top। तो ये एक अच्छी लाइन नहीं थी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन को हम टॉप प्रायोरिटी देते हैं। The line which covers the maximum point would always be considered as the line of best fit। अगर हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं तो इक्वल पॉइंट्स वाली कंडीशन को हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देंगे। With that being said, हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट आ चुकी है। We need to give
the correlation over here. तो अब line का correlation judge करना है. Whenever you see the question regarding a correlation, आप line के पास जाएंगे और देखेंगे कि अगर line right side पर like ऊपर की तरफ जा रही है, like this one, so this is a positive correlation. And in case if the line is coming downwards like this, जैसे कि ये line भी downwards facing है, so we would consider this one as a line with negative correlation. तो हम यहाँ पर लिखेंगे that this line of best fit is having a negative correlation. और यहाँ पर हमारा first part हो गया है complete. फिर ये हमें कह रहे थे that we need to draw the line of best fit. वो हमने यहाँ पर complete कर दी है. We have been rewarded 1 mark over here as well. Now moving forward, the last part is saying that I need to judge that the height of another person is 175. We need to figure out the estimate number of steps they would take for 100 meters. Like number of steps यहाँ पर plotted हैं, height यहाँ पर हमें given है. So they are saying I need to get it for 175 centimeters. So I'll go onto the graph and create a line for 175 right over here. तो आपकी line यहाँ पर draw हो जाएगी. You need to be very cautious while using your graph, क्योंकि ग्राफ के अंदर leverage also होता है हमारे पास. एग्जामिनर आपको मार्क्स रिवॉर्ड कर देंगे even if you are getting slightly wrong answer, लेकिन हमें बहुत cautious रहना है with the points. और यहाँ पर आपने इसका corresponding value find करना होगा right over here. So it would be right here. तो यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया है कंप्लीट. अब आपने बॉक्सेस को करना है काउंट. सो इट वुड एक्चुअली बी 142. तो 142 स्टेप्स यहाँ पर आप लिखेंगे एंड दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. ऑल्दो यहाँ पर क्योंकि हम ग्राफ से रिलेट कर रहे हैं, तो ग्राफ में अगर आपका आंसर 142 नहीं आ रहा है, इवन इफ यू आर गेटिंग 140 और यू आर गेटिंग 143 और 144, तो आपको मार्क्स रिवॉर्ड हो जाते हैं. Now moving forward on to the next concept, which is everyday maths. और यहाँ पर everyday maths की कुछ certain types हैं concepts की, वो हमने cover करनी है क्योंकि उन्हीं को आप paper 1 में ज़्यादा देख रहे होंगे. So starting up, we have the interest type over here. The first interest type is the simple interest, जो कि बहुत easy है. आपको formula याद रखना है, which is I equals to PRT over 100. Now over here, I is basically the interest, P is your principal, R होता है rate जो कि percentage में given होगा, T आपका time है, generally years में होता है. Now coming to the question, the principal is basically the investment which has been given as 5,000 over here. साथ में हमें time दिया है 3 years and the rate is 8%. You are being asked regarding the interest. तो आपने I को करना है फिगर आउट, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन है. यू नीड टू पिक अप द फॉर्मूला, राइट इट ओवर हियर एंड पुट द वैल्यूज करेक्टली इन प्लेस. नाउ जनरली पेपर 1 में आता है तो इजियर नंबर्स होंगे, यू वुड बी एबल टू डील विद देम इजीली और आपको बहुत फीजिबली अपना मार्क मिल जाता है. यहाँ पर द फर्स्ट मार्क इज जनरली फॉर द फॉर्मूला, सेकंड मार्क रिवॉर्ड होता है आंसर पे. So let's try and figure out the answer. The principal is 5,000. The rate over here has been given as 8% and the time is 3 years. Divide करेंगे 100 से and that would give you your interest value. So for the division, आपने सबसे पहले zeros cancel out करने हैं. We'll be left with 50, 8 and 3. Now for the multiplication part, आपने करना है पहले 50 और 8 को मल्टीप्लाई, दैट वुड गिव यू 400 एंड देन टाइम्स इट बाय 3 व्हिच वुड गिव यू 1200. सो दैट वुड बी योर फाइनल आंसर. और यहाँ पर आपको फाइनल सेकंड मार्क रिवॉर्ड होता है. एक और हमारे पास इंटरेस्ट टाइप है जो कि पेपर 1 के लिए नहीं है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हिच इज अमाउंट
that is actually the principal plus interest. Then we have the principal which is the same thing, जो भी आप invest करते हैं वो P की जगह पर है, R होता है आपका rate और N होता है आपका number of years. Now moving forward onto another concept from everyday maths which is dealing with temperatures. Although 2017 से पहले temperatures इतना ज़्यादा importance नहीं रखते थे, लेकिन अब examiner भाई जो हैं वो कुछ ज़्यादा in love हो गए हैं with temperature, और 2018 onwards आपको almost हर year में temperature से relevant एक question लाजमी दिखेगा. Now over here we have an example which is giving us some different temperatures over a course of 1 week. एक वीक के डिफरेंट डेज में हमारे पास जो कुछ भी फॉर्मूलाज होंगे, लाइक जो कुछ भी टेम्परेचर्स होंगे वो आपको गिवन है, एंड दे आर सेइंग दैट यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस. अब ये इतना कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर्स रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर स्टूडेंट्स इसमें गलती कर रहे हैं. दे आर नॉट पिकिंग अप द वैल्यूज करेक्टली. अब हमें करना ये है कि डिफरेंस फाइंड करना है, एंड द डिफरेंस would always be equivalent to the highest minus lowest temperature. तो अब जब आप हाईएस्ट को पिक करोगे यहाँ से which is 18, और साथ में आप लोएस्ट को पिक करने जाओगे तो लोएस्ट में थोड़ा सा एम्बिगियस हो जाता है केस. कुछ स्टूडेंट 0 पिक कर सकते हैं जो कि बहुत ही काबिल होंगे, जिनकी मैथ्स मेरे जैसी है थोड़ी खराब, वो 0 को पिक कर सकते हैं, और जिनकी मैथ्स आप लोगों जैसी है थोड़ी अच्छी, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने -8 को पिक करना है. यू नीड टू बी क्लियर विद दिस थिंग कि जब भी कभी आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं नेगेटिव नंबर्स का, तो जितनी वैल्यू बड़ी होगी नेगेटिव में, आंसर उतना ही कम होगा, लाइक उसकी वर्थ उतनी ही कम होती है. सो वी आर गोइंग टू यूज -8 ओवर हियर एज द लोएस्ट वैल्यू. सो दैट वुड बी 18 minus 8, which would actually give you 18 plus 8, and the final answer is going to be 26. So that was the concept of dealing with temperatures. 2022, 21, 2020 में तीनों साल में आपको टेम्परेचर से रेलेवेंट एक क्वेश्चन मिल जाएगा. Now moving forward on to one very important concept which is the upper and lower bound. अब ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो ना सिर्फ पेपर 1 में बल्कि पेपर 2 में भी आपको नजर आएगा, और एग्जामिनर इसके ऊपर खूब दिल खोल के मार्क्स रिवॉर्ड करते हैं. सो ओवर हियर वी हैव अ लेंथ ऑफ अ प्लैंक एज 18 meters एंड दैट इज करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर. नियरेस्ट मीटर का मतलब ये है कि ये आपको बता रहे हैं इट इज करेक्ट टू 1 meter. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज करेक्ट टू के बाद जो भी लिखा है उसको ग्रैब करूंगा मैं, and I'll divide it by 2. तो in the very first place मैंने correct to के बाद वाली वैल्यू को करना है divide by 2, which is going to give you 0.5 meters. अब actual value हमारे पास है 18. If I'm trying to figure out the upper bound or the lower bound, so what I'm going to do is I'm going to write the actual value which is 18 added up with this particular answer. एक आपने बहुत केयरफुली चेक करनी है चीज, वो ये कि जो दोनों वैल्यूज आप यूज कर रहे हैं क्या उनका यूनिट सेम है या नहीं. लाइक वी आर हैविंग 18 meters and 0.5 meters which is absolutely correct and perfect. अगर यहाँ पर यूनिट डिफरेंशिएट कर रहे होते तो हमने फिर यूनिट को कन्वर्ट करना था. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू द लोअर बाउंड, वी आर हैविंग 18 meters, और अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.5 के साथ, which is going to give you 17.5, and over here you'll have 18.5 as the upper bound. Now moving forward, we have a question from summer 2022. यहाँ पर हमारे पास है 18 degree Celsius inside the house and outside the house it's -3. We need to find the difference. So it would be 18 minus 3, and that would give you 18 plus 3, which is 21. Now moving forward, we have to figure out the upper bound for this particular case, जहाँ पर हमारे पास temperature है -6 correct to the nearest degree. So nearest degree का मतलब है 1 degree की बात हो रही है. I'll first of all grab 1 degree divided by 2,
and since I'm trying to figure out the upper bound, जो भी वैल्यू आई होगी आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2 उसको आपने करना है ऐड ओवर हियर विद -6 and that would give you -5.5. So that's your final answer. Now moving forward, they are saying Kabir invests 250 in a savings account for simple interest of 1.5. We need to figure out the total amount he gains after 4 years. तो आपके पास फॉर्मूला है I equals to PRT over 100. The principal has been given as 250. The rate is 1.5. The time is 4 years. Divide करोगे आप 100 से and you'll end up getting your final answer. सबसे पहले 1.5 और 4 को आपने करना है multiply. That would give you 6 divided by 100. 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे and we'll be left with 25 times 6 divided by 10. I'm going to simplify it further and I'll be left with 5 and 2 and then 3. The answer would be 15. अब एक चीज आपने नोटिस करनी है यहाँ पर वो ये कि जब मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू मेक द नंबर्स एज स्मॉलर एज पॉसिबल. जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं उतनी सिंप्लीफिकेशन करें और फिर अपने आंसर को फाइनल स्टेप में मल्टीप्लाई करवाएं rather than directly first multiplying and then dividing it further. तो सिंप्लीफिकेशन से आपके नंबर्स छोटे हो जाएंगे and they would be easier to handle. Now coming to this particular question over here, they are saying that a house is having a plan scale of 1:50 and the floor area of the kitchen is 30 centimeter square. तो हमें actual length find करनी है यहाँ पर. So what we are going to do is we are going to use the ratio method. 1:50 and we need to figure out what would be the value equivalent to 30. आपने करना है cross multiply and that would actually give you 30 times 50 which would be equivalent to 1500. Now there's a problem. आपका जो unit है यहाँ पर that was centimeter square and the examiner is asking you the answer in meter square. तो आपने करना है इसको divide by 100 लेकिन आप करेंगे इस पर square. The reason is that 1 meter is equivalent to 100 centimeters. But since we are dealing with squares on either side, तो हम 100 पर भी फिर square रखेंगे and that would give you 1500 divided by 100 square which is equivalent to 10,000 and then you can just simply maneuver your decimal places and you'll get your final answer. तो आपका final answer यहाँ पर बनना चाहिए as 0.15 meter square. Now moving forward on to numbers में हमारे पास कुछ स्टार्टिंग क्वेश्चंस लाजमी रहते हैं. लाइक पेपर 1 के अंदर आपके क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4 तक जनरली क्वेश्चंस नंबर्स के कॉन्सेप्ट से आते हैं. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज रिगार्डिंग एस्टिमेशन. एस्टिमेशन के लिए सबसे जरूरी ये है दैट व्हेनेवर यू आर हैविंग एनी नंबर इन अ स्क्वायर रूट तो इसको आपने एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. सो द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर टुवर्ड्स 26.8 इज 25. तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया 25 पे. फिर बाकी सारे नंबर्स को आप सिंगल डिजिट के ऊपर राउंड ऑफ करते हैं. सो वी आर हैविंग द नंबर 3.8. इसको मैंने राउंड ऑफ करना है, बनाना है 4. स्क्वायर अपनी पोजीशन पर रहेगा. देन वी आर हैविंग 101. आई एम गोइंग टू मेक इट एज 100. Now I'll simplify this. 25 का रूट लेंगे हम 5 हो जाएगा. 4 square is 16 and then I'll simplify further which is 100 in the denominator. Now you can cancel it out and you'll be having 16 over 20. 16 over 20 आपके पास value आ गई है. You can simplify it further and make sure to give your answer in the most simplified form which would be 4 over 5. तो ये हो गया आपका एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज टू डील विद रेशियोज. जब भी रेशियोज से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने
सबसे पहले ये समझना है कि एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहे हैं. दे आर एक्चुअली आस्किंग यू ओवर हियर फॉर हाउ मच मोर डिड बिलाल गॉट. लाइक ये डिफरेंस पूछ रहे हैं दो वैल्यूज का. सो नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक टू द डाटा. तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा था दैट $250 आर टू बी डिवाइडेड बिटवीन अली एंड बिलाल. तो अली भाई और बिलाल भाई कुछ शेयर ले रहे हैं आउट ऑफ $250 in the ratio of 2:3. So what I'm going to do is I'm first of all going to add them up, which would become 5. ये हो गया हमारा रेशोज का टोटल. सबसे पहले आपने रेशोज का टोटल बना लिया है. इन अगेंस्ट ऑफ इट यू विल राइट द टोटल वैल्यू विच इज 250. और अब आप वापस आएंगे क्वेश्चन की तरफ विच वाज आस्किंग यू अबाउट द डिफरेंस. वो आपसे डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आपने रेशोज का भी अब निकालना है डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी 1. और फिर आपने लिखना है यहाँ पर x. So you are going to do cross multiplication that would give you 5x is equals to 250, and the final answer is going to be 250 upon 5, which would be equivalent to $50. तो एक सिंगल स्टेप से आप अपनी वर्किंग बचाकर अपना टाइम बचाकर डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं rather than going into the depth of working. Now moving forward, we have arranging in orders. Arranging in orders 2019 से onwards alternate years पे आ रहा है. So it appeared in 2019, then 2021. So it is expected to appear in 2023 as well. इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला काम ये करेंगे कि सारे नंबर्स को एक सिंगल वैल्यू टाइप के ऊपर लेकर आ जाएंगे. Like I am having 4.2 over here. I am then having a percentage of 76. फिर हमारे पास मिक्स्ड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए. तो हमने क्या करना है, वी नीड टू रिड्यूस देम ऑनटू द डेसिमल फॉर्म. डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेंगे सबको और फिर कंपेयर करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा. So what I'm going to do is I'm going to keep 4.2 as it is. 76 को हम करेंगे divide by 100 to reduce it from percentage into a decimal. That would be 0.76. फिर 2 और 4 को आप डिवाइड करोगे आपके पास बनेगा 0.5. और यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है अपने फ्रैक्शन को इनटू अ रेगुलर फ्रैक्शन. दैट वुड गिव यू 5/4. देन यू नीड टू डिवाइड इट. आपके पास आंसर बनेगा अराउंड 1.2. नाउ यू डोंट हैव टू लाइक डिवाइड इट कंप्लीटली. आपने लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करनी है. यू नीड टू बी कॉशियस विद योर स्टेप्स. एक स्टेप में आप सिंगल डेसिमल प्लेस तक आंसर को रिड्यूस करें और यहाँ पर छोड़ दें. यू डोंट हैव टू डिवाइड इट कंप्लीटली. नाउ विद दैट बीइंग डन आपके सारे नंबर्स अब डेसिमल फॉर्मेशन में आ चुके हैं. यू कैन जस्ट अरेंज देम स्टार्टिंग विद द सीक्वेंस टाइप. इन्होंने कहा था असेंडिंग सीक्वेंस में अरेंज करें तो हम असेंडिंग में अरेंज करेंगे स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. सो द स्मॉलेस्ट इज -4.2. Then we have 0.5, then we have 0.76 and finally we have 1.2. लेकिन इस पूरी वर्किंग पे आपको एक मार्क भी रिवॉर्ड नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपने आंसर यहाँ पर छोड़ दिया तो आपका आंसर और उनका क्वेश्चन एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर रहे हैं. तो आप क्या करोगे, आप इन सब को ओरिजिनल फॉर्मेशन पे लिखोगे. सो -4.2 वाज गिवन एज इट इज, जबकि 0.5 आपके पास था 2/4. 0.76 was actually 76%, and then you had 1/4. तो यहाँ पर आपको 1 फाइनल मार्क रिवॉर्ड होगा और एग्जामिनर आपको फुल मार्क रिवॉर्ड करके आगे बढ़ जाएगा. Now coming to the next type, which is 2/5 is to 3/4. So that is actually going to be solved by the concept of fraction. आपके पास जब मल्टीप्लाई होते हैं फ्रैक्शंस तो ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा और बॉटम टर्म्स को बॉटम टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे. So you are going to have 2 times 3 which is 6 and 5 times 4 which is 20. So that is actually going to give you 3/10. Now the thing to remember over here is कि जब भी फ्रैक्शन के साथ डील करोगे हमेशा मेक श्योर करें आप सब
कि आपने आंसर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही छोड़ना है. नाउ कमिंग फॉरवर्ड, वी हैव 1/3 and 2/7. So over here we need to add them up. तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की लॉजिक ये है कि हमारा डिनोमिनेटर सबसे पहले होगा सेम और फिर हम आगे की वर्किंग करेंगे. तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वही यूज कीजिएगा. आपने एलसीएम वाला मेथड यहाँ पर यूज नहीं करना है. द रीजन इज कि जो मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ वो फिर आप अलजेब्रा में भी अप्लाई कर सकते हैं. So what you are going to do is you are going to cross multiply. So with cross multiplication, you will have 1 times 7 plus 2 times 3 divided by 3 times 7. That would give you 7 plus 6 divided by 21. And that would be 13/21. The good thing is कि ये fraction further simplify नहीं हो सकता. So that would be our full and final answer. Now coming to the final part, in fact the second last part of numbers, तो हमारे पास यहाँ पर decimals हैं. This is actually a decimal with 0.04 times 0.2. आपने क्या करना है, आपने normal numbers को पहले करना है multiply, which is going to give you 8. Now over here we have one decimal place and over here we have two decimal places. The decimal is on the right corner over here. आपने इसको 3 places switch करना है and you'll end up right over here. So that would actually become 0.008 with one single step. तो आप एक single step में numbers को multiply करके solve कर सकते हैं by this technique. Now moving forward, we have a question which is saying that we need to subtract 4.8 with 2.51. सबसे पहले decimal places same करेंगे by putting a 0 and then subtracting with 2.51. अब यहाँ पर subtraction करते हुए आपने इनको लिखना है एक दूसरे के साथ like this. So 80 and 51 would subtract to give you 29 and then 4 and 2 would give you 2. तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 2.29. द गुड थिंग इज कि एग्जामिनर जो है इस क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रिवॉर्ड करते हैं और आप इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली भी लिखेंगे विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ वर्किंग तब भी आपको फुल मार्क रिवॉर्ड हो जाएगा. नाउ कमिंग टू अ पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2020, हमारे पास 4 क्यूब है विच इज गोइंग टू बी 64. Then we have 9 square which is going to be 81. Under root of 196 is going to be 14 and cube root of 125 is going to be 5. Now we need to arrange them in ascending order starting with the smallest. तो हमारे पास आएगा 5, 14, 64 and 81. लेकिन यहाँ पर आपको 1 मार्क भी रिवॉर्ड नहीं होने वाला क्योंकि आपका आंसर टाइप एग्जामिनर के क्वेश्चन टाइप के साथ कोरिलेट नहीं कर रहा है. So in place of 5 you are going to write cube root of 125. फिर 14 की जगह पर आपने लिखना है square root of 196. Then we have 4 cube. And then finally we have 9 square. Moving forward, we need to write 68% as a fraction in its lowest term. परसेंटेज को जब भी डेसिमल या फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो आपने डिवाइड करवाना है with 100 and that is going to give you the final answer after simplification. तो आप करेंगे इसको simplify by 2, that would give you 34/50 and you can simplify it further by 2. तो आपके पास आंसर बनेगा 17/25. That would be your final answer as well. Now the condition is that you have to give the answer in its lowest terms. तो आपने fraction को लाजमी simplify करना है. If you are not simplifying it completely, तो आपको examiner mark reward नहीं करेगा. Now the examiner is giving us a question which is regarding the balls of red and blue, which is 3:8, and he is saying what is the fraction of red balls to the total. तो हमारे पास टोटल रेशियो है 3 + 5 which is actually 8. तो हमने टोटल 8 कंसीडर करना है and the value of the red balls is actually 3.
तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 3/8. Now coming to another question which is from 2020 winter, और इस क्वेश्चन में 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.3 के साथ. So that is going to be 5 times 3 first of all, which would be 15. Now if you see, we have a total of 3 decimal places. 0.05 के साथ 2 dp है number, और 0.3 के साथ 1 dp. So what I'm going to do is put the decimal on right and flip it 3 places to the left. So that is going to be 0.015. Now for the final part of this question, it is 2 whole 2/3 minus 1/5. सबसे पहले आप इसको convert करेंगे. 3 times 2, which is 6. Then added up with this 2, that would be 8/3 minus 1/5. You need to simplify it further by cross multiplication, which is going to give you 40 minus 3 divided by 15. आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, साथ में डिनोमिनेटर्स को भी प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करवाना जरूरी है, which would give you the final answer as 37/15. Now moving forward, the last question for this particular concept is regarding estimation, और यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है for 2.78. आपने इसको राउंड ऑफ करना है सबसे पहले to a single digit. Then we have 61.4, that would become 60, and 0.89 would become 0.9. Now moving forward, we have 27 divided by 60 times 9. Again, you need to remember the concept कि मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल एंड में करेंगे, पहले आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है जितनी पॉसिबल हो. So what we are left over here is going to be 3 and 0.1. Now it is 3/60 times 0.1. 0.1 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका 0 गायब हो जाता है. Like 60 का 0 यहाँ से वैनिश हो जाएगा, and it would be left with 3/6 only, which would give you the final answer as 1/2. तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट चैप्टर, व्हिच इज इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म. सबसे पहले आ जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि लास्ट टाइम 2020 में अपीयर हुई थी और उसके बाद नहीं आया है अभी तक इसका कोई मेजर क्वेश्चन. सो ओवर हियर वी हैव एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 78 and 120. सबसे पहले आपने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन. आई एम प्रीटी श्योर प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों को आती होगी. I'll just give you a hint of it. That is going to give you 39, then that would be 13 and 1. So it would be 2 times 3 times 13. For 120, it is going to be a similar case. I'll just do the prime factorization of 120 as well. So we are having 60, 30, 15, 5, and finally 1. So that would give you 2q times 3 times 5. Now for HCF and LCM, आपने अगर HCF निकालना है तो आप लेंगे shortest या smallest power. Like 2 cube and 2 are to be compared. आप लेंगे smaller power which is 2. Then we have 3 in both cases. तो यहाँ पर कोई छोटी या बड़ी power नहीं है. You are going to take 3 as it is. Then the later numbers are not to be seen in either values. Like 5 हमारे पास दोनों digits में दोनों places पे नहीं है, HCF में ignore कर देंगे. 13 भी दोनों जगहों पर नहीं है तो HCF में ignore कर देंगे. The HCF is going to be 6. The LCM is going to be with the greater powers. तो आपने greater powers को pick करना है. Over here we have 2 cube as the greater power. Then we have 3 as same. तो 3 को हम pick कर लेंगे. उसके बाद LCM के लिए हम उन numbers को भी consider करते हैं जो कि दोनों जगहों पर नजर नहीं आ रहे हैं. Like we'll write 5 and we'll also write 13 over here. Now you'll simplify this. It would become 8
times 3 times 5 times 13. The final answer is going to give you the value of 1460. Now, moving forward, we have the next part, which is to convert integers and decimals into standard form. Like ये question 2022 में आया था. It was having some other number, but the question concept was pretty same. They are saying you need to convert 0.00065 into a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म का केस ये है कि डेसिमल को इतना स्विच करेंगे so that we are only left with a single value on left. Like मैंने इसको बनाना होगा 6.5 so that I only have a single digit on the left of decimal. अब ये टास्क परफॉर्म करने के लिए मैंने डेसिमल को फ्लिप किया है by how many places? 7 places. So I'm going to write 10 to the power of positive 7. Positive 7 हम इसलिए लिख रहे हैं because the decimal has moved on to the right side. Decimal जब भी right side पे जाता है हम power को positive लेते हैं, and when the decimal is going on the other side, we'll take it the other way around. Now moving over here, this one is having the decimal over here. इसको भी हम ऐसे ही switch करेंगे और standard form में लिख देंगे. Now coming to the next part, we are dealing with powers over here. So this one is having a negative power. जब भी आपको negative power नजर आए, आपने सबसे पहले numbers को पकड़ के flip करना है. So we are going to flip them and write them like this. So we have flipped it, and now we are going to take the square or cube, जो कुछ भी हमें लेना है. Okay, I guess there's a problem over here. Yeah, my bad. Whenever we are moving the decimal to the right, we take the power as negative. और जब भी आप decimal को left पर switch करते हैं, that would be positive. Yeah, that's perfectly correct. Any one of you who has pointed it is perfectly correct. Okay, तो ये आपने याद रखना है. यहाँ पर decimal अगर आप flip करते हैं right side पर, power हो जाएगी negative. So it would be -7. और जब भी आप decimal को flip करेंगे left side पर, the power is going to become positive. Now moving forward, coming back to this question, यहाँ पर हमने लेना है square. Square लेने का बहुत ही आसान सा तरीका है. जब भी आप किसी भी power को ब्रैकेट के ऊपर देखेंगे तो हर एक नंबर के ऊपर सेपरेटली उसको इम्प्लाई करेंगे. Like we will take 5 square first of all, that would be 25. Then we are having y cube and a square. Now we have double power. जब भी डबल पावर से डील कर रहे हैं तो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं. So it would be y to the power of 6. Then again at the denominator we are going to have 4 square, which is 16, and x square to the power of 2, that would be 4, and that is our final answer. Now moving forward, we have another question with a power of 4, लेकिन हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर्स आ रहे हैं कुछ सेम. तो हम पहले करेंगे सिंप्लीफिकेशन विद इन द ब्रैकेट और फिर पावर को ओपन करेंगे. So we are having 1 and 2 over here. Then we are having x cube and x7. तो आपने कैंसिलेशन करनी है पावर्स की. You are having 3 at the top, 7 at the bottom. तो आपने पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है and you'll be left with x to the power of 4. फाइनली हमारे पास है y4 और y2. तो आपकी पावर्स अगेन सब्ट्रैक्ट होंगी. You'll write y to the power of 2 in the numerator. The reason is कि बड़ी पावर हमेशा अपने पास ले जाती है फाइनल आंसर को. Like over here it was x to the power of 7, so the final answer was written in the denominator. Now we would open up the powers, और अब ब्रैकेट को ओपन जब आप करेंगे तो 1 की पावर है 4, that would be written as 1 as it is. फिर y स्क्वायर के ऊपर आपकी पावर आ रही है 4, तो पावर्स ने अब हो जाना है मल्टीप्लाई. Then in the denominator it is going to be 2 to the power of 4, that would give you 16, and x to the power of 16 as well. Now moving to the past paper question, so we need to do the prime factorization of 108 and write the prime factors of it.
तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी. You would be having 54, 27 and then 9, 3, 3. So it's going to be 108 is equals to 2 square times 3 cube. Now that would reward you 2 full marks. The thing is कि जब भी कभी आप like प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ डील कर रहे हैं और आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्टली परफॉर्म कर दी है तो आपको मिलता है फर्स्ट मार्क, और जब आप फाइनल आंसर को इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं तो आपको मिलता है सेकंड मार्क. Now we are having a question of LCM for 108 and 180. We already discussed this type of question. So we are hopping on to the next part, which is to convert this particular value in standard form. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल राइट पर है. We are going to flip it until we reach a single value on the left. It is 975 with 6 zeros. So we are going to take the decimal, flip it until we reach a single value on the left side. तो यहाँ पर आपका decimal आ गया है, which is going to give you 9.75. अब क्योंकि हम decimal को left पर flip कर रहे हैं, we are going to keep the power as positive. This is going to have a power of 8 because we are flipping it 8 times. आपने decimal को 8 times flip किया है, the power would be positive 8. Now coming to the next question, which is regarding 9x7, and then we have x5 by 9 with a power of negative half. Now this is something very technical and very important. ये आप लोगों ने बहुत गौर से समझना है. सबसे पहले तो आप करेंगे इसको flip because of negative power. तो आपका पूरा फ्रैक्शन हो जाएगा flip. It would become x5 by 9 in the numerator. Then we have 9x7 and y with half. Now what we are going to do is, क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में रूट को रिप्रेजेंट करता है. लाइक ओवर हियर वी हैव अ डिनोमिनेटर विद 2, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे वैल्यूज का. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन इंटरनली. तो जब इंटरनली सिंप्लीफाई करने की बात आएगी तो हमारे पास है x5 और x7. So we are going to write it as x2 in the denominator. फिर आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो हमारे पास है y9 और y1. So it is going to be y with a power of 8. साथ में हमारे पास है 9 in the denominator. अब आपने लेना है रूट. रूट लेना बहुत इजी है फॉर पावर्स, जबकि न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए रूट लेने का मतलब है आपको वैल्यूज याद होना जरूरी है. लाइक 9 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिनोमिनेटर 2, तो 9 का रूट बनेगा हमारे पास 3. अब अगर आप पावर्स का रूट लेना चाह रहे हैं तो आपने सिर्फ पावर को पकड़ के डिवाइड बाय 2 करना है. सो इफ इट इज y टू द पावर ऑफ 8, हमारे पास रह जाएगा y4, जबकि x स्क्वायर था तो ये रह जाएगा x टू द पावर ऑफ 1. नाउ यू डोंट हैव टू नेसेसरीली राइट द पावर एज 1, तो इसको आप हटा भी सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेड. नाउ मूविंग टू द लास्ट पार्ट, व्हिच इज अंडर रूट ऑफ 9 एंड क्यूब रूट ऑफ 64. सबसे पहले इनको रूट से बाहर निकालेंगे. रूट ऑफ 9 होता है 3, क्यूब रूट ऑफ 64 होता है 4. Now we will multiply them first and then take square. So that would be 12 with a square, which is going to give you 144 as your final answer. Now this is for 2 marks. तो 2 मार्क्स में से पहला मार्क आपको रिवॉर्ड होगा ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेप. जब आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करेक्टली निकाल लिया है तो आपको फर्स्ट मार्क रिवॉर्ड होगा और फाइनल मार्क रिवॉर्ड होगा फाइनल आंसर पे. नाउ कमिंग टू द वेरी लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, व्हिच इज अलजेब्रा. तो अलजेब्रास में हम बेसिकली डील करेंगे विद सिंगल फ्रैक्शंस, साइमल्टेनियस एंड स्टफ. Okay, there's a question regarding an extra zero in the previous part. Let me just give a minute और इसको जरा check करते हैं. So we are having 6 zeros over here and we were actually having 5. Okay,
सो यहाँ पर आपके पास जो नंबर हैं वो 5 zeros के साथ हैं. So it's actually going to have a decimal over here, and then we are going to simplify. We are going to flip it until we reach onto the final number. The thing is कि हमारा concept clear होना चाहिए, और जब हम values को pick कर रहे हैं तो decimal की flipping ज़रूरी है. So it is actually going to give you the power as 7. Positive 7 आपकी power होगी instead of positive 8. Now moving forward onto algebra back again. थोड़ी सी माजरत है, एक दो मिस्टेक्स हो गई हैं नंबर्स के अंदर. तो सीन ये है कि 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा ख्याल करें. और मिस्टेक्स अगर हो रही हैं, लाइक एक ही मिस्टेक हुई है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट में क्यूरी हो तो आप ज़रूर पूछें. अगर कोई एरर हो रहा है तो डिफाइन या लाइक मेंशन ज़रूर करें. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सिंगल फ्रैक्शंस. We have 2 with 3x over like 3x plus 4, और यहाँ पर है 2x plus 1. अब यहाँ पर आप वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आपने नंबर्स के फ्रैक्शन में किया था, which was to क्रॉस मल्टीप्लाई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई का सीन ये है कि हमारे पास 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे with 2x plus 1, बीच में आ रहा है माइनस, साथ में आपने लिख लिया है 5 with 3x plus 4. Now in the denominator we have got 3x plus 4 times with 2x plus 1. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यूमरेटर को बिल्कुल इग्नोर करना है और उसको बिल्कुल भी मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई नहीं करना है. सिर्फ डिनोमिनेटर आपका जो है ये एज इट इज रह जाएगा, और आप ऊपर वाली टर्म्स को कर लेंगे मल्टीप्लाई. लाइक the numerator is to be solved, denominator is left as it is. Scene ये बनेगा that you are going to have 4x plus 2 minus 15x minus 20, and the denominator is going to come up as it is. तो denominator को हमने छेड़ना ही नहीं है और as it is pick कर लेना है. So it is going to be 3x plus 4 and 2x plus 1 as it is. Now you can just simplify the numerator. आप न्यूमरेटर को पकड़ें और सिंप्लीफाई करें, और फिर आपको मिलेगा अपना फाइनल आंसर, which is going to be negative 11x and negative 18. The denominator is going to remain as it is. That would be 3x plus 4 and 2x plus 1. Okay, there is a question regarding vectors कि vectors क्यों नहीं कवर हो रहा. सीन ये है कि vectors actually पेपर 1 में इतना ऑफनली नजर नहीं आएगा आपको. 2021 में लास्ट टाइम असेस हुआ था, 2022 में नहीं आया है, 2020 में भी उसका कोई मेजर क्वेश्चन नहीं आया है. द थिंग ओवर हियर इज कि इस सेशन में वो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जिनका पेपर शेयर पेपर 1 में 6 to 7 मार्क्स मिनिमम है. So now moving back to simultaneous equation, हमारे पास simultaneous equation के क्वेश्चन में 2 equations होती हैं. आपने इन equations में से किसी भी एक वेरिएबल को सबसे पहले पकड़ के करना है एलिमिनेट. अब एलिमिनेट का सीन ये है कि आप उस फ्रैक्शन को या उस वैल्यू सेट को पकड़ेंगे जिसका साइन ऑपोजिट है दोनों ही इक्वेशंस में. सो आई एम हैविंग y एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो मैंने y को पिक करना है और इसको एलिमिनेट करना है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम हैविंग 2 ओवर हियर एंड 4 ओवर हियर. तो इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे. कोफिशिएंट को सेम बनाने का तरीका ये है that I am going to multiply the second equation by 2, and I'll end up at 12x minus 4y is equals to 12. First equation as it is रहेगी, which is 9x plus 4y is equals to negative 5. Now if you notice हमारी y वाली terms हो गई हैं same, तो इनको हम कर सकते हैं cancel out और बाकी सारी terms को हम कर लेंगे add. That is going to give you 21x is equals to positive of 7, because minus 5 and plus 12 is going to give you 7. अब आपने 21 को भेजना है दूसरे साइड पर,
और लिखना है 7/21. So this is going to be 1/3. Now the good thing about simultaneous is कि अगर इसमें आंसर फ्रैक्शंस में आता है तो एग्जामिनर कभी भी आपसे डेसिमल में आंसर डिमांड नहीं करते हैं. एंड वन थिंग मोर इज कि simultaneous equations at least 4 to 5 marks देकर जाएगा आपको. So we should pray कि simultaneous का एक क्वेश्चन लाजमी अपीयर हो पेपर में. Now coming back to the solution, हमारे पास x आ चुका है as 1/3. अब आपने यहाँ से अपनी कोई भी एक इक्वेशन पिक करनी है, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे x को and we'll get our final answer for y. तो x की जगह पर हमने रख दिया 1/3 plus 4y is equals to -5. By simplifying, we'll end up at 3 over here. This would be 3 plus 4y is equals to -5. Now what we are going to do is we are going to take 3 to the other side. It would become negative. -5 और -3 बन जाएगा -8 और आंसर आ जाएगा -8/4 which would be -2. तो इस तरीके से हमारा सेकंड आंसर आ गया है. अब जरा इसकी मार्किंग स्कीम समझते हैं. The first mark would be rewarded over here on this particular answer. अगर ये 3 मार्क्स के लिए आता है तो फर्स्ट मार्क आपको मिलेगा x फाइंड करने पे. The second mark would be for the substitution and the third and final mark would be for the final answer. Now coming to the next part, तो यहाँ पर हमारे पास है एक पास पेपर का क्वेश्चन रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन. तो मुझे फैक्टराइज करना है 25t² - 4 को. अब फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले ये चेक करते हैं दैट आर वी हैविंग एनीथिंग इन कॉमन और नॉट. तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम इसको कर देंगे थर्ड आइडेंटिटी से फैक्टराइज. लाइक 25t² को हम बना सकते हैं 5t². साथ में 4 की जगह पर आप लिख सकते हो 2². नाउ इफ यू रिमेंबर हमारे पास आइडेंटिटी हुआ करती थी एज a² - b² which would be a - b and a plus b. So this was used to be like our identity और ये हमारी आइडेंटिटी अब यहाँ पर लगने लगी है. We are going to get it as 5 - 2 and we are going to have 5t plus 2 and that would be our final answer. Now coming to the next part, यहाँ पर फैक्टराइजेशन है 4 वैल्यूज की. We are having x² - 6x. तो यहाँ से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं. We'll be left with x - 6 and then the next two terms are -3xy plus 18y. तो आप अगर यहाँ से -3 को कॉमन निकालेंगे और साथ में y को, तो आपके इंटरनली जो साइंस हैं वो रिवर्ट हो जाएंगे. You are going to be left with positive x and -6. Now if you remember, तो आप लोगों को ये पढ़ाया जाता है कि अगर ब्रैकेट सेम है तो हमारी फैक्टराइजेशन थी करेक्ट. आपने रिपीटिंग ब्रैकेट को एक बार लिखना है and the remainder values would be written in the other bracket which is going to be x minus 3y. Now coming to the final question which is regarding two fractions और यहाँ पर हमें x को figure out करना है. What we are going to do is we are going to take the values and cross. 4/x - 11 है और साथ में है 1/3x. So what we are going to do is we are going to take 3x on the other side and x - 11 on the other side. It would become 12x is equals to x - 11. Now x terms would be kept on one side while the remaining values would be kept on the other side of equals to. तो इस तरीके से हम x को एक तरफ कर रहे हैं. We are having 12x minus x which would actually be equivalent to 11x is equals to -11. और फाइनली हमारे पास आंसर बनेगा as -11 divided by 11 which would equal into -1. और यहाँ पर हमारा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हो गया है खत्म. We have covered 8 different topics from paper 1 जो कि most probably आपको paper 1 में hopefully Tuesday को नजर आ जाएंगे. अगर इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा किसी टॉपिक की बात करें
तो उसका पेपर शेयर इतना नहीं होता, जिस वजह से हमने आज उसको इग्नोर किया है. द टॉपिक्स विच हैव अ हेल्दी पेपर शेयर ऑफ 6 to 7 मार्क्स और बियॉन्ड दैट, ओनली दोज टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड टुडे. तो यहाँ पर आपके जो 8 टॉपिक्स बिल्कुल स्टार्ट में लिखवाए थे वो सारे हो गए हैं कवर. और इन सारे टॉपिक्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है, तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी अभी लाइक इन 5 to 10 मिनट्स ऑन यूट्यूब. आप लोग चेक कर सकते हैं. और फिर भी अगर कोई क्यूरी हो, कोई पास्ट पेपर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पर अपनी क्यूरीज फॉरवर्ड कर सकते हैं. So that was my little try to help you people excel in paper 1. See you then inshallah on the next Sunday, hopefully पेपर 2 के लिए, और वहां पर फिर पेपर 2 के कॉन्सेप्ट्स कवर किए जाएंगे. टेक केयर, गुड लक फॉर पेपर 1. अल्लाह हाफिज.